किसी भी चीज़ में नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं तो वो स्पेशलिटी होता है। अब बीपीटी में भी उसको बीपीटी को अच्छी तरीके से करने का तो एमपीटी नहीं होता। तो एमपीटी का मतलब है आप एक निश एरिया में जा रहे हो, आप किसी भी फील्ड में जाइए। अब जिस बात की हम कर रहे हैं वो कार्डियोपल्मोनरी, तो बीपीटीपी का मतलब है आपको एमबीबीएस जितना उतना नॉलेज आ गया। यू नो व्हाट इज अ ह्यूमन बॉडी, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, व्हाट इज द फिजिकल, इतना तो आ गया आपको। अब नेक्स्ट लेवल पे अगर एमपीटी करना चाहते हैं, एमपीटी में बहुत सारी कोर्सेज हैं। यू कैन बी ए कार्डियोपल्मोनरी, यू कैन बी न्यूरो, यू कैन बी ऑर्थोपेडिक और व्हाटएवर, जैसे हम लोगों की स्पेशलिटी होती है। ये एमपीटी हमने शुरू किया था इस देश में, हमने शुरू किया था, द फाउंडर ऑफ एमपीटी हमदर्द में हमने सबसे पहले शुरू किया था। वी प्रोटेस्टेड, मैंने कहा बीपीटी आप अगर सुपर स्पेशलिटी में अगर स्किल नहीं करेंगे तो कैसे होगा आगे। तो सबसे पहले आपको दिखाना चाहिए व्हाट इज एमपीटी। मास्टर इन फिजियोथेरेपी अगर आप एमपीटी कार्डियोपल्मोनरी करना चाहते हैं तो एमपीटी इज ए नॉन फार्माकोलॉजिकल टेक्निक्स। आप समझ गए ना, मतलब किसी को आप दवाई से ठीक कर रहे हो और किसी को आप दवाई कम करके नॉन दवाई तकनीक से अगर आप उसको ठीक कर रहे हो, डोंट यू थिंक इट इज मच डिफिकल्ट। अब जैसे मान लीजिए इफ दिस पेशेंट इज ऑन इनहेलर, ही इज एन सीओपीडी पेशेंट, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज, दैट मींस ही हैज टू लर्न, ही हैज टू लिव विद दिस डिजीज थ्रू हिज लाइफ, जिंदगी भर उनको ये। बट अगर उनको जिंदगी भर दवाई के बेसिस पे अगर वो लेते रहे, क्योंकि मौसम चेंज होगा तो बीमारी बढ़ेगी, ठीक है ना, मानसिकता डिस्टर्ब होगी तो बीमारी बढ़ेगी, कोई ऐसी ट्रिगर से बीमारी बढ़ेगी। बट अगर हम उनको एक प्रेडिक्टिव प्रोटोकॉल दें कि आप ऐसे ऐसे चलिए, उसके साथ अपने आप को स्किल कीजिए, हाउ कैन यू एनहांस योर लंग फंक्शंस, हाउ कैन यू रिलैक्स योरसेल्फ, कैसे आप मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं, कैसे आप ब्रीदिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये स्किल सेट अगर आपकी स्टेबल फॉर्म में ही दे, आप समझ गए ना, अनस्टेबल फॉर्म में देने का फायदा नहीं है, स्टेबल फॉर्म में दे तो फिर अनस्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं जाएगा ना, आप समझ गए। जैसे मान लीजिए ही इज अ स्टेबल सीओपीडी, काफ़ी एक्यूट फेज में मेरे पास आया था, दिस इज द राइट टाइम उनको रिहैब करना ताकि फिर से बिगड़े ना, आप समझ गए ना। अब बिगड़ता कब है, सिचुएशन के मतलब मौसम के हिसाब से, सीजनल चेंज के साथ हिसाब से, ट्रिगर के हिसाब से, कुछ लोग ऑक्यूपेशनल होते हैं। सो द होल कंसेप्ट ऑफ रिहैब ये नहीं कि पेशेंट सीरियस हो गया तभी रिहैब दें, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाट इट रिहैबिलिटेशन मतलब है उसको आप स्किल कर रहे हो ताकि मिनिमम दवाई से वो अच्छी जीवन निकाले, वो बार बार उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े, वो फंक्शनल हो, वो जो भी जीवन काल में जो भी कर रहा है उसमें वो टोटल मोटिवेटेड रहे। आप समझ गए ना, यही है ना मतलब। और वो इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि आप दवाई नहीं दे रहे हो, दवाई एक मिनिमम मेंटेनेंस डोज दे रहे हो, बाकी सारे आप चीज़ें ऐड कर रहे हो। ऐड कैसे कर रहे हो, अगर उसको ये कह दो कि वैल्यू ऑफ ब्रेथ अगर आप एफर्ट डालोगे, अगर आपको ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट में डिफरेंस करोगे, आप इसको ये चीज़ सिखाओगे कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीओपीडी में क्या होता है, एयर ट्रैपिंग। एयर ट्रैपिंग का मतलब है लंग्स क्या चीज़ है, सीओपीडी का मतलब है कि लंग्स की हवा नली इस तरीके से इन्फ्लेम हो जाती है, ठीक है, यही है ना। स्मोकिंग की वजह से हो या एनवायरमेंट की वजह से। अब जब इन्फ्लेम्ड हो जाएगा तो क्या होगा कि पैसेज कम हो जाएगा, पैसेज कम हो जाएगा तो क्या होगा कि उसको सांस अंदर तो ले लेगा पर निकाल नहीं पाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज, इट्स एयर ट्रैपिंग। आप समझ गए ना, जब उनका तकलीफ बढ़ती है, सांस अंदर फूले तो अगर वो सांस छोड़ना नहीं सिखाओगे तो और सांस फूलेगी, जब तक लंग्स को एम्प्टी नहीं कर पाएंगे, व्हेन यू नॉट एबल टू ब्रीथ आउट हिज लंग्स, हाउ विल यू ब्रीथ इन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे देश में कोई नहीं सिखाता, दवाई लिखते रहते हैं, सीओपीडी को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यू हैव टू टीच देम हाउ टू एक्सेल एवरी टाइम। बिकॉज क्यों एक्सेल नहीं कर पाते, जैसे आपको पता ही है सीओपीडी में इलास्टिसिटी कम होने के कारण जिस तरीके से आप सांस छोड़ रहे हैं नहीं छोड़ पाएंगे। आप समझिए ना, लंग्स है क्या, गवर्नमेंट की तरह है, आप खींचेंगे तो लेओगे, पर वापस कैसे आता है सांस छोड़ दो ऑटोमेटिक इलास्टिक। बट इनकी मेन प्रॉब्लम सीओपीडी क्या है, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द लंग्स। तो इलास्टिसिटी लॉस है तो अपनी जगह तो आएगी नहीं। तो क्या हो जाता है 90% सीओपीडी जो हमारे आईसीयूज में हमारे पास एक्यूट एक्सर्वेशन, वो क्या होता है जब बढ़ने लगा था ऐसे शैलो, क्यों शैलो, ये देखिए लुक एट माय चेस्ट, एयर ट्रैप हो गया, दैट्स व्हाई दे कॉल बैरल चेस्ट और एयर ट्रैपिंग। अगर कोई आप ऐसे करके देखो दूसरा सांस ले पाओगे, नहीं पाओगे जब तक ना उसको, जब ऑलरेडी फिल्ड, तो ग्लास को खाली नहीं करोगे तो ग्लास को भरोगे कैसे। तो अगर मैं इनको ये टेक्निक ना दिखाऊं तो यू हैव टू टीच देम पर्सनली ब्रीदिंग, ठीक है। अब देखो कैसे हम टीच करते हैं, बैठिए,
ही इज अ पेशेंट ऑफ COPD, ही कैन विद एक्यूट रिजर्वेशन, नाउ स्टेबल, ही रिसीव्ड हिम। पैर लटकाइए। सबसे पहले आपको क्या रखना है, लंग्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है दैट इज द पोजीशन ऑफ रेस्ट। लंग्स जब भी आप देखोगे, जब भी कोई पेशेंट ब्रेथलेस होता है ऐसे सांस लेता है, क्यों लेता है, आपने देखा है? इसको कहते हैं पेटिट स्ट्रैंगल। इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स होता है, तभी आप देखोगे COPD की पोजीशन ऐसी हो जाती है। उनको सबसे पहले रिलैक्स करवाएं, आराम से बैठिए। सबसे पहला स्टेट ऑफ रिहैबिलिटेशन इज दैट मेकिंग फील रिलैक्स्ड, क्योंकि जिसको सांस फूलती है वो एंजाइटी में होता है। सो फर्स्ट थिंग वी टीच ए पर्सन इज ब्रेथ मेडिटेशन। देखिए प्रमोद जी, देखिए सांस की दो पहलू होते हैं, लेना छोड़ना। जैसे मैं बच्चों को समझा रहा हूँ, सांस हम खुद लेते हैं और छोड़ता फेफड़ा है। ले आप सकते हैं, छोड़ने वाला इलास्टिक रबड़ वो छोड़ता है। तो सबसे पहले सांस के अंदर अगर संतुलन बनाना चाहते हैं तो उसको काबू में लाना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ आंखें हल्का सा बंद कीजिए, यहाँ मन को फील कीजिए, ये हमारी तीसरी आंख है। यू हैव टू गिव देम द रिलैक्सेशन टेक्निक। फोकस, आस्क हिम टू फोकस दिस थर्ड आई। और देखिए आंखें का हल्का बंद कीजिए, कोई भी एक वर्ड आइडेंटिफाई कर लीजिए और दिमाग के अंदर जो भी बातें आ रही है, सांस फूलना, बीमारी, जो भी है, आने दीजिए, उसको रोकना नहीं है। कोई भी वर्ड कौन सा आइडेंटिफाई, भगवान का नाम ले सकते हैं, बच्चों का नाम ले सकता है, वो कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ एक नाम अपने आप को फील करना, उच्चारण नहीं करना। और साथों के साथ नाक के नीचे सांस को फील कीजिए। व्हेन यू फील द ब्रेथ एट द लेवल ऑफ द नोज, आप खुद उंगली लगा के देखिए। व्हेन यू ब्रीथ इन इट्स कूल, जब छोड़ते हैं गर्म है। सबसे पहले पेशेंट को समझाइए दिस कॉल बैलेंस ब्रीदिंग। फील द ब्रेथ एट द लेवल ऑफ माइंड, आस्क देम टू फील द ब्रेथ, क्योंकि वी टेक ब्रेथ फ्रॉम द माइंड। हम कहाँ से लेते हैं, ब्रेन स्टेम से सांस लेते हैं। तो आपने रिलैक्स करवा दिया। उसके बाद उसको बोलिए कि आप पर्स स्लीप करिए। व्हाट इज पर्स स्लीप? हर पेशेंट का हमारा बोले पर्स स्लीप का मतलब है, अगर आप एयर ट्रैपिंग हो रहा है, फोटो को अब लंबा सांस लीजिए, एक हाथ यहाँ रखिए, एक हाथ यहाँ रखिए। अब फोटो को मेरे को जरा देखिए, बटुआ देखा, सीटी बजाइए हल्के से, इसको आगे करिए, ये देखिए दिस स्किल। ये आप लोगों का जो पर स्लीपिंग से क्या होता है, एयर ट्रैपिंग जो होता है, जिसको हम पॉजिटिव एक्सपिरेटरी प्रेशर बोलते हैं, वो एयर प्रेशर कम होता है। उससे भी अच्छा एक्अप, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बिना कोई COPD मैनेज नहीं हो सकता। एक्अप वाला क्या है, इट्स अ पीप डिवाइस, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी डिवाइस। क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंट रेजिस्टिव पावर्स होती है, 0 1 2। अब देखिए आप उनको रिलैक्स कर दिया। हाँ, अभी आपने खरीद लिया? हाँ सर, ले लिया, सारी मशीन ले रखी है आपकी। ठीक है। When you're good at your work, the patient will buy all the gadgets. So whole art of practice is communication. उनको समझाइए अपने तरीके से, make them feel good कि डॉक्टर साहब समय दे रहे तो मुझे भी करना चाहिए। सर वो रिकॉर्डिंग आपकी मेरी फर्स्ट टाइम जो आपने मुझे समझाया था ना, किस हाँ। वजह से क्या बीमारी है, वो आज भी है। आज भी। कहाँ से आते हैं आप? सर मैं आता हूँ वैसे बुलंदशहर से आता हूँ। देखिए मेरे पास बात ये नहीं कि मेरे पास क्यों बुलंदशहर से आते हैं। आप एक अच्छा काम करेंगे तो 10 हाँ। लोग आएंगे आपके पास। अभी 3 जनों को रेफर किया। ठीक है, दिस इज व्हाट ये एकमात्र इंडस्ट्री है जो तप्ती लगाने से नहीं चलती है। आपके अंदर अगर खुशबू है तो फैलेगी, बदबू है तो भी फैलेगी। क्यों सर? दोनों चीज फैलती है ना, दोनों को रोक सकते हो आप। सो व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए कि कितने भी लोग आए, वी एजुकेट, और ये सारा रिकॉर्डिंग जाता है क्लाउड में जाता है। ये दिस इज स्टूडियो, अभी आप देखेंगे सारा इनके पास रिकॉर्ड चला जाएगा, पूरा ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड जा रहा है इनके पास। जो भी मैं बोल रहा हूँ इनके पास रिकॉर्डिंग जा रहा है। ठीक है, तो अभी देखेंगे कैसे रिकॉर्डिंग है। तो ये आना बहुत ज़रूरी है, इसमें कुछ नहीं है। आपने सांस ली, इसमें अगर उसको ये कन्विंस कीजिए, सुबह दोपहर शाम आपको एकापला करना है, मान लीजिए आप हीरो हो गए उनकी नज़रों में क्योंकि उनके अटैक्स कम कर दिया, एयर ट्रैपिंग कर, कितनी बड़ी चीज़ है ये। तो एक छोटी सी गैजेट एक इंसान की जीवन बचा सकता है, खर्चे कम कर सकता है, परेशानी कम कर सकता है। आपको पता है ये जो लोग हमारे पास दूर दूर से आते हैं, बड़ा बड़ा अस्पताल और ये सारी चीज़ें नेबुलाइजेशन देते रहते हैं, आपको पता है एक नेबुलाइजेशन 20 पफ होता है, और 4 नेबुलाइजेशन करवा दिए पूरे साल में 80 पफ दे रहे हो। उनके हाथ ऐसे कांपते रहते, घबराहट होती है, सोच नहीं पाते। तो 2 बार लेते थे हम, सिर्फ 2 पफ स्पेसर से लीजिए। तो इसके मतलब नेक्स्ट रूल क्या होता है कि आपका स्पेसर आना चाहिए। स्पेसर इज अ डिवाइस जो आप बहुत कम से कम डोज पे लंग्स को डिलीवर कर सकते हैं। क्योंकि COPD में क्या होता है, तो ये लोग छोटे डिवाइस से ले नहीं सकते। जैसे मान लीजिए छोटे डिवाइस कौन से होते हैं, इसको हम कहते हैं ड्राई पाउडर डिवाइस, क्योंकि इनकी
एयरवे इन्फ्लेमेशन इतना ज़्यादा होता है, इंस्पिरेटरी एफर्ट इज ऑल्सो पुअर एक्सपीरियंस। तो अगर खींच नहीं पाएंगे, लेंगे कैसे? तो क्या होता है, आम डॉक्टर नहीं समझ पाता, वो डिवाइस से देता रहता है, इससे वो दवाई पहुँचती नहीं है। यूज ऑलवेज स्पेसर डिवाइस इन COPD बिकॉज दे हैव पोर मसल स्ट्रेंथ। समझ गए? ये सेकंड। थर्ड क्या है, इसको हम कहते हैं कोच। हैव यू सीन ए कोच? Yes, sir. Yes. कोच का क्या है, कोच क्यों कहते हैं? तेंदुलकर भी अगर 100 सेंचुरी मारे, उसको भी तो कोच की जरूरत है। बड़ा से बड़ा आदमी चाहे कितना बड़ा कारीगर हो, ट्रेनिंग तो हर एक को चाहिए होती गुरु तो है। हर एक को चाहिए। क्यों? तो कोच का मतलब है, ये है कोच इंसेंटिव स्पायरोमीटर। ये कोच कह रहा है मेरे को फॉलो करो, उतनी सांस लो। इसलिए जो नॉर्मली जो ट्रिफ्लो वगैरह लेते रहते हैं वो गलत चीज़ है। तो इसमें क्या किया हमने, मान लीजिए इनकी कैपेसिटी है 250। दिस इज कोच, दिस इज इंसेंटिव। इस पर कोच इंसेंटिव स्पायरोमीटर, मतलब कोच को फॉलो करो। कोच बोल रहा है तुम्हारी, तुम 250 ही ले सकते हो, 250 ही लो। अगर आप जबरदस्ती कर रहे हो, मैंने ना 1500 ले लिए, तो आप रप्चर कर दोगे। इलास्टिसिटी ऑफ द लंग्स बढ़ गया है। ये लोग समझ, तो एक दो चीजों के साथ रिहैब के लिए आपको इतना बहुत बड़ा, ये दो चीज से आप कितनी COPD को ठीक कर सकते हो, कैन यू इमेजिन? और इसमें कौन सी दवाई की जरूरत पड़ी बेटे? कोई भी दवाई की जरूरत नहीं। दीज आर ऑल नॉन फार्माकोलॉजिकल। दिस इज एन एक्सपिरेटरी टूल, दिस इज एन इंस्पिरेटरी टूल। फिर आपने क्या किया, इनको मोटिवेट किया। जब आप उनको दिखाओगे, फिर उनको देखोगे एवरी टाइम। रिहैब का जो सबसे बड़ा रोल होता है, आप देखो ये ठीक से दवाई लेते कि नहीं, चेक देयर डिवाइस टेक्निक्स, ठीक से लेते कि नहीं। एक और चीज़ आप इनको ऑलवेज देखोगे कि क्या होता है कि ये स्टेरॉइडल ड्रग्स होते हैं, कई बार ब्रोंकोडायलेटर्स, इनके थ्रोट डिपोजिशन होता है कि नहीं। हाँ बोलिए। देखिए नहीं है, ये सब देखना पड़ता है। ये काम आप लोग का है, पेशेंट आपका है, हम तो सिर्फ मोटिवेट कर रहे हैं आपको। तो एक चीज अगर हमने सेट कर दिया, अगर आप ये रिहैबिलिटेशन करना शुरू कर दोगे, उसके बाद क्या होता है, यहाँ खड़े हो जाइए, नीचे नीचे खड़ी होइए आप, चौकड़ी एक बार नीचे बैठिए, फिर हाँ फिर खड़े हो जाइए। ऑलवेज इन चेक इन COPD इनकी प्रॉक्सिमल मसल मायोपैथी हो जाती है। स्टेरॉइड खाते रहते हैं, GP देता रहता है, तो ये पकड़ के उठते हैं, ये वीकनेस ऑफ द मसल्स, देन यू हैव टू ट्रीट देम मायोपैथी। अब मायोपैथी का क्या होता है, मायोपैथी का मतलब है आपको मसल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी हर जगह। तो हाउ विल यू डू द मसल ट्रेनिंग? थेराबैंड्स। बेटे थेराबैंड और थेराबैंड के सारे वो ला देना, थेराबैंड, उसको थेराबैंड समझते हो ना, वो पोस्टर भी ला देना थेराबैंड का। सो अगर एक COPD को आप एक्पला दे रहे हो, ब्रीदिंग डिवाइस को एजुकेट कर दे रहे हो, इंस्पिरेटरी डिवाइस भी दे रहे हो, पर उसके साथ एक थेराबैंड बोलो, कुछ नहीं, दरवाजे के अंदर लॉक करके सारे मसल्स की ट्रेनिंग करो, पेशेंट ठीक हो गया, क्योंकि आपने सारे मसल्स की ट्रेनिंग कर दी, उसके ऑक्सीनेशन एक्सट्रैक्शन। फिर उसको देखो 6 मिनट चलता है। नॉर्मली क्या होता है 6 मिनट में यू कैन फाइंड आउट द VQ मिसमैच, वेंटिलेशन डिसमैच, मेक यू वॉक 6 मिनट्स। इतना भी अगर आप बाई-वीकली करते रहो, इट्स अ गुड COPD रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। ऐसे ही नहीं आपको, ये देखिए बेटे यहाँ आओ, ये देखिए, वी ट्रेन हेल्थ केयर वर्कर्स इन इंडिया। सरकार ने G20 में मान्यता दे रखा है। हमने हमारे देश में हम बच्चों को 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, इवन रिहैब वालों को एग्जाम, इनको ट्रेन करते हैं, विदेश भी भेजते हैं। हमारे लोग जापान जाते हैं, विदेश जाते हैं। 90% हमारा हेल्थ केयर वर्कर मॉड्यूल हमारे देश में हमसे ट्रेन होता है। ये देखिए, शी इज अ ग्रेजुएट। बेटे एकापोला टेक्निक टीच करो इनको, ये थेराबैंड। जस्ट सी, शी इज नॉट इवन ए रिहैब पर्सन। बताते जाओ। देखो सबसे पहले वो जो बताएंगे, दीज आर ऑल रेजिस्टिव डिवाइस। जब अगर आप मसल्स को ऐसे खींचोगे तो मसल्स के अंदर टेंशन क्रिएट होगी। दीज आर रेजिस्टिव। नाउ एक्सप्लेन द रेजिस्टिव डिवाइस। हर एक बिना भी ऐसी प्रोटोकॉल दे दोगे कि ये सारे एक्सरसाइज करना है, वो फ्रिज डोर में लगा सकता है। अब बेटे इनको समझाओ सारे रेजिस्टिव एक्सरसाइज एक एक करके बताओ। सबसे पहले बाइसेप्स कर्ल, ये करो, बाइसेप्स कर्ल। करो ये जो बाइसेप्स कर्ल कर रही है, आप समझ गए ना। नेक्स्ट करो रिवर्स फाइल्स, ये पीठ के ट्राइसेप्स के हैं। नहीं ये करो, सॉरी रिवर्स फाइल्स, ठीक है। ये आपके अपर शोल्डर्स के कर रहे हैं। हिप एडक्शन करो, दोनों में आपने लॉक करके, नहीं ये तो वो कर रहे हो, लॉक करके, हाँ लॉक करके करो।
कीप एडक्शन मतलब आपने दोनों को बांध दिया, Yes. फिर रेजिस्टेंट ठीक है, कीप एडक्शन करो क्या कर दो, ठीक है। बताओ ये आर यू डिफिकल्ट टू डू इट, बट अगर आप करोगे दिस इज अ गुड एम्प्लॉयमेंट फॉर यू एंड ये आल्सो टाइट होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, करके दिखा दें, ठीक है। सो यू हैव टू डू द रेजिस्टेंट, फिर आप दिखाओ लैटरल रेज दिखाओ। सो दीज आर ऑल कॉल प्रोटोकॉल्स। अगर आप मेरी किताब देखेंगे मैनुअल जो पूरी यूनिवर्सिटीज में फॉलो होती है, तरीका सिस्टम से चलना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी सिखा दिया। अगर एक बच्चा सिखा रहा है तो ये सारे करने हैं, लैटरल राइज, स्क्वाट दिखाओ स्क्वाट। तो हमने क्या किया, एक पेशेंट को 15-20 मिनट के अंदर आपने सारे एक्सरसाइज करवा दिए, पेशेंट मोटिवेट भी हो गया। तो इंपॉर्टेंट चीज है नॉन फार्माकोलॉजिकल टेक्निक, मोटिवेशन एंड मोबिलाइजेशन। ये दो चीज याद रखना है रिहाब में, मोटिवेशन एंड मोबिलाइजेशन। फ्रंट रेस दिखाओ, फ्रंट रेस दिखाओ। तो ये सब करते हैं आप लोग, यही चीज है ये फ्रंट रेस। फिर आप देखो ट्राइसेप्स एक्सटेंशन दिखाओ, ये तो हैंड एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, ट्राइसेप एक्सटेंशन। फिर चेस्ट प्रेस दिखाओ, चेस्ट प्रेस, आप समझ गए ना। फिर है लैटरल पुल दिखाओ, पुल डाउन, ये लैटरल पुल डाउन। अब नीचे वाला दिखाओ ना, ठीक है, हाँ ठीक है, नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है। लास्ट इज हिप एक्सटेंशन, उल्टा दिखाओ। तो ये आपको करवाना है। तो आपने क्या सीखा, एक्कापेला सीखा, आपने कोच इंसेंटिव पैरामीटर्स कोच टू सीखा, थेरापेट एक्सरसाइज, उसके बाद आपको न्यूट्रिशन पढ़ा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सीओपीडी न्यूट्रिशन में, दे हैव प्रॉब्लम विद द ब्रीथिंग आउट, तो दे स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, इनका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट हाई होता है, रीड आरक्यू। तो इसलिए इनका कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स कम होने चाहिए, इनकी लो ग्लाइसेमिक फूड्स होने चाहिए। अगर ये रोटी से दाल खा रहे हैं, इनको दाल से रोटी लेनी चाहिए। स्विच ओवर टू हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट। सो वी गिव टेलर मेड न्यूट्रिशन ऑल्सो, आप देखिएगा पूरा न्यूट्रिशन प्लान होता है। तो जब अगर रिहैब कर रहे हो सीओपीडी में, इनहेलर टेक्निक समझाया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज दिखाया, मसल ट्रेनिंग करवाया, फिर इनको न्यूट्रिशन प्रोग्राम, फिर इनको देखिए बाहर आइए, हाउ मच ही ड्रॉपिंग इन 6 minutes, making walking straight. So you come to know his oxygenation techniques. 6 मिनट चलते रहिए। You come to know his oxygenation techniques, you come to know his breathing techniques. इतना कर दिया तो पेशेंट विल बी, his requirement of drugs will come down. फिर आपको देखना चाहिए कि prescription, or the doctor will write. Then also a very important area of the rehabilitation is the immunization plan. All the, this also comes under rehabilitation. Every COPD patient should get a flu vaccination yearly and pneumonia vaccination once in 5 years. दोनों vaccination लग चुके हैं। देखिए कितना एजुकेटेड हो जाता है पेशेंट, ठीक है। तो जब इस तरीके से आप काम करेंगे तो अब पेशेंट कैसे याद रहेगा। अब देखिए कैसे पेशेंट को याद दिलाते हैं, ये देखिए कैसे हम याद दिलाते हैं। स्क्रीन में देखिए हर पेशेंट का डेटा हमारे ये बताया, ये देखिए 83 7586 12 ये देखिए अनिकेत सीओपीडी, ठीक है। ये मेरा डेटा आ गया। अब मैंने जो इनको पढ़ाया, आप कह रहे हैं इनको याद कैसे रहेगा। हमारी ड्राइव में चले जाइए, हम इनको जो मैंने पढ़ाया ये सारी चीजें मैं इनको दे देता हूँ। व्हाट इज सीओपीडी, अभी मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट इज रिहैब, ये 2 स्लाइड दे दी इनको प्रमोद जी को। अब देखिए मैंने कहा देखिए जो मैंने बोला ये देखिए स्क्रीन में, देखिए स्क्रीन में फोकस करो। हाँ ये देखिए मैंने कहा देखिए प्रमोद जी, हमारी सांस की हवानगी जब दब जाती है उसको हम कहते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, और मेन प्रॉब्लम होती है हमारी इलास्टिसिटी जब कम हो जाती है, हवा रुकने लग जाती है, इसको हम कहते हैं हाई आरवी। आप देख रहे हैं ना, इसमें रेसिडुअल वैल्यू कम है या ज़्यादा है, तो आप इसको खाली करना, जब तक ग्लास को खाली नहीं करेंगे तब तक, उसके लिए हमने उनको तरीके बता दिए। तो हम कहते हैं आपको रिहैब की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए रिहैब में मोटिवेशन है, 6 मिनट वॉक टेस्ट है, न्यूट्रिशन है, ब्रीदिंग टेक्निक्स है, मसल ट्रेनिंग है, प्लस हम नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन। फिर वो कहता है कि कौन कौन सा गैजेट लेंगे। मैंने कहा देखिए मैं आपको 2 गैजेट बता रहा हूँ, ये दोनों करके ही आपको फ़ायदा होगा। वो गैजेट भी हम शेयर कर देते हैं। तो
तो हमने सबसे पहले पीप डिवाइस का नाम क्या बोला? एकापेला। ये सारा हमारे ड्राइव में है। तुमने एकापेला ड्राइव कर दिया, ये अमेजोन से मंगवा सकते हैं। ये हो गया एकापेला, ठीक है। और दूसरा मैंने बोला कोच का ले लिया। तीसरा मैंने बोला थेराबैंड, क्योंकि आप तो उनको बोल दिया बट उनको भूल जाएंगे ना वो, तो इसलिए आपका काम है उनको समझा देना है, ठीक है। अब देखिए इतनी इंफॉर्मेशन दे दी आपने, पूरा समय देखो कितना लगा, मुश्किल से 15 मिनट, बट इनको एक पूरे साल का इंफॉर्मेशन देके भेज रहे हैं, तभी वो बुलंदशहर से आएंगे। नहीं तो बुलंदशहर को डॉक्टर दिखाने में क्या प्रॉब्लम है, कितना पैसा आने जाने में कितना पैसा लगा है, वैल्यू एडिशन करो, तभी तो आते हो ना। बिल्कुल सर, पहले तो वो भी लेते थे पापा, इनहेलर लेते थे। अब देखिए दिन में 2 बार। ये देखिए थोड़ा सा ये देखिए स्क्रीन में, देखिए स्क्रीन में फोकस करो। हाँ ये देखिए, मैंने कहा देखिए प्रमोद जी, हमारी सांस की हवानगी जब लग जाती है उसको हम कहते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, पर मेन प्रॉब्लम होती है हमारी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, हवा रुकने लग जाती है, इसमें कहते हैं हाई आरवी। आप देख रहे हैं ना, इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम कम है या ज्यादा है, तो आप इसको खाली करना, जब तक ग्लास को खाली नहीं करेंगे तब तक इसके लिए हमने उनको तरीके बता दिए। तो हम कहते हैं आपको रिहाब की जरूरत पड़ेगी। ये देखिए रिहाब में मोटिवेशन है, 6 मिनट वॉक टेस्ट है, न्यूट्रिशन है, ब्रीथिंग टेक्निक्स है, मसल ट्रेनिंग, प्लस हम नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन। फिर वो कहता है कि कौन कौन सा गैजेट लेंगे, मैंने कहा देखिए मैं आपको 2 गैजेट बता रहा हूँ, ये दोनों करके भी आपको आपका नंबर भी सेव है। तो अभी देखिए प्रीति जी सानी मानव रचना, आपने पहले ये भी भेजे थे सर। ये देखिए शो, ये देखिए प्रीति जी को मैं सारा इन्फॉर्मेशन, सीओपीडी, आज आपने सीओपीडी पढ़ा, प्रीति जी आपकी टीचर हैं, बहुत एक काबिल इंसान है वो, उनसे आप ये सारी बोली कि ये देखिए ये सब प्रीति जी के पास जा रहा है, समझोगे ना। और देखिए न्यूट्रिशन भी जाएगा, एक रिहाब एक्सपर्ट को बहुत अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट भी होना चाहिए, आप समझोगे ना। इसको कहते हैं फूड पिरामिड। और क्या जाना चाहिए? थेराबैंड जाना चाहिए। और क्या जाना चाहिए? इम्यूनाइजेशन जाना चाहिए, मैंने जो बोला ना। यस। और क्या जाना चाहिए? और जाना चाहिए था फ्लू वैक्सीनेशन, इनका निमोनिया वैक्सीनेशन का भी प्रोटोकॉल निमोवैक भी जाना चाहिए। अब प्रीति जी सोचेंगे ये इमेज क्यों आ रहा है, तो मैंने कहा देखिए आप लोगों का तीनों का नाम क्या है? मेघा शर्मा, मेघा मेघा चाणक्य, सिंह, मेघा सिंह, मेघा शर्मा। तो मेघा शर्मा, मेघा सिंह और चाणक्य, you know your students, you have done BPT, so I'm just trying to teach you what is COPD, and this is going to your Dr. Preeti, your madam. So what I taught you is the COPD is basically an obstructive airway disease. The main hallmark of the COPD is that not only obstruction is an airway trapping because of the loss of elasticity. This is the first slide which I taught you. The second slide about you, if you don't teach the patient to release the air from the lung, what is called dynamic hyperinflation, the patient will not be benefited because you will come with more frequent exacerbations. So it's very important to give them the cardiopulmonary rehab, which comprises of motivation, which is called cognitive behavioral therapy, 6-minute walk, nutrition program, breathing techniques, device education, muscle training. So here what we are talking, the third slide, what is Acapella, the most important is an air. This is a peak device which allows the air to get, removed smoothly from the air. So this is called Acapella PUP, which is available on Amazon, one can get it. Second is that to enhance the inspiratory muscles, you have a coach is stands for a coach incentive spirometry, works the principle of the slow maximal inspiratory volume. That means you slowly ask the patient to breathe in
and give him a target based on the code, based on the incentive. Then also I taught you that these patients, they need a tailor-made nutrition. Not that they should be given 3 meals. They should be having small frequent meals because they are breathless. Because once they eat more, they feel breathless. So small frequent meals, that means the whole platter has to be colorful. And since they have a high RQ, respiratory quotient, so see to it that their carbohydrate intake is that they should be given low glycemic food. So instead of having with dal with roti with dal, they should have dal with roti. So increase the protein, less of carbohydrate. So cereals should be mixed cereals. और mixed cereal दीजिए, जैसे उनको बोलिए अनाज के अंदर बाजरा चना ये सब मिलवा लीजिए. So we talk about nutrition, उसका एक डिटेल प्रोग्राम होता है. Then we talk about the muscle skeletal muscle exercise, which is called TheraMed. अलग-अलग कलर कोड्स आते हैं depending on the height. And finally we talk about the flu shot, which is an yearly, because उससे 90% of COPD gets aggravated because of the flu and of course pneumonia, because they are very prone to community acquired pneumonia. So if you take care of these patients, your COPD program, and call them twice a week, teach them, and if they are not able to come, connect them digitally. So you take care of the patient. So this is in nutshell about a COPD rehabilitation program. और ये ऑडियो उनके पास चला भी है. You know, seeing Chanakya, you know, your students, you have done DPT, so I'm just trying to इतना see कुछ what you सीख लिया. see. आज के लिए इतना ही काफी है. Thank you.